जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा और इंतजामिया के बीच तनाजा बरकरार है। 200 से जायद तलबा वाइस चांसलर ऑफिस के सामने एहतजाज पर बैठे हुए हैं। वहीं तलबा तंजीम की जानिब से जामिया वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई है। वहीं यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक की भी कॉल दी गई है। जामिया कैंपस में इसराइल के इश्तराक से एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। एतराज़ करते हुए तलबा ने उसकी मुखालफत की थी, जिस पर इंतजामिया ने उन तलबा के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसको लेकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में लगातार कल से वीसी ऑफिस पर एहतजाज चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीरें वाइस चांसलर ऑफिस की हैं। कल से इसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ पर जो तलबा हैं वो यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ 5 तलबा के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि उन्होंने जामिया में 5 अक्टूबर को होने वाली एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में इजराइल के शरीक होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ये विरोध प्रदर्शन पिछले लगातार 9 दिनों से चल रहा था और आज 10वां दिन है। लेकिन कल जो प्रदर्शनकारी थे, एहतजाज करने वाले तलबा थे, वो सेंट्रल कैंटीन से जामिया के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आए, वीसी ऑफिस आए और वहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई। तलबा का इल्ज़ाम है कि ये सब सारा इंतज़ामिया की शह पर किया गया, उन्हें पिटवाया गया। तो किस तरह से ये पूरा मामला हुआ था वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अभी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तलबा जमा है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और स्पीच दी जा रही है और सवाल उठाया जा रहा है कि एक आवाज़ दबाने की कोशिश कैसे की जा सकती है। यहाँ पर हमारे साथ जामिया के वो तमाम तलबा हैं जो इसमें एहतजाज में शामिल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था और पूरा मामला क्या है। देखिए, 5 अक्टूबर को एक प्रोग्राम था हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, इसमें इजराइल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था और ये जो जामिया की कंट्री थी वो इजराइल थी। जिसके बाद एक हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद 2 बच्चों को प्रॉक्टर उठाकर ज़बरदस्ती उनके साथ गुंडागर्दी किया, 2 लोगों को मारा, उसमें शर्ट वर्ट फाड़ा। हम लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप लोग कल से यहाँ लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा पहला डिमांड ये है कि जो शो कॉज दिया गया है 5 स्टूडेंट्स को वो वापस लिया जाए। दूसरा डिमांड ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के गूंज थे, जिसने जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे उनके साथ हाथापाई की, उनको मारा है, जिसकी वजह से 2 जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, उनके खिलाफ एक्शन ले, उनके अगेंस्ट एफआईआर कराए जामिया। और हमारा तीसरा डिमांड ये है कि जो इजराइल का पार्टनरशिप हुआ था जामिया के साथ, तो हम फ्यूचर में नहीं चाहते कि इजराइल के साथ कोई भी पार्टनरशिप करे। लगातार जामिया में माहौल जो है वो अलग तरह का बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 30 अक्टूबर को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद महामहिम यहाँ पर आने वाले हैं और उससे पहले जिस तरह का माहौल है, ये यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि पूरे जामिया कैंपस और पूरे मुल्क के लिए एक तशवीश की बात है किस तरह का माहौल है, क्योंकि 29 अक्टूबर को जामिया का फाउंडेशन डे होता है। खुद विजिटर हैं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस यूनिवर्सिटी के, तो ऐसे में बड़ा चैलेंज ये है कैसे इस माहौल को शांत किया जाएगा और कैसे तलबा को समझाया जाएगा, क्योंकि तलबा तो ये कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे, उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक वो यहाँ पर जमे रहेंगे। कैमरा नितिन के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जामिया के PRO अहमद अजीम साहब मौजूद हैं। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है और इस मामले में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पूरा मामला क्या है उस बारे में तो हमारी आपसे कल बात हुई थी। जैसा हमने बताया कि कल जो है जब ये बच्चे यहाँ पर आए, दरवाज़ा वगैरह तोड़ के, बैरिकेड्स हटा के और धरने पर बैठ गए, उन्होंने पूरा ऑफिस का घेराव कर लिया, वाइस चांसलर ऑफिस का और पूरे कॉम्प्लेक्स का, और वहाँ पर उन्होंने पूरे रास्ते में हर जगह ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर दिए, गमले रख दिए, पत्थर रख दिए, किसी को निकलने के लिए वहाँ पर उन्होंने अलाउ नहीं कर रहे थे। तो शाम को जब यहाँ एक कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी, जो पूरे दिन से चल रही थी, शाम को जब डेलीगेट्स निकलने, जो बाहर से आए हुए थे, जामिया के लोग नहीं थे, वो जब निकलने के हुए तो उनको भी नहीं निकलने दे रहे थे, उनकी गाड़ियों के आगे खड़े हो जा रहे थे और उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी दौरान जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स थे, जो वॉलंटियर्स थे, उन लोगों ने इनको हटाने की कोशिश करी। उस पर इनके बीच में कहासुनी हुई है, कुछ हीटेड आर्गूमेंट हुए जो कि हल्की सी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गया। और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 गुट हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उनको जो है हमारे गार्ड्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, ठीक है अपना प्रोटेस्ट चल रहा है उधर चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहरहाल इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि ये हुआ। जितने भी छात्र को यहाँ से पहले जो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है
और उस राइट को करने के एवज में जामिया के प्रोक्टोरियल टीम ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया और वो शो कॉज नोटिस इनको जिनको मिला वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए और वो वापस तो लिया नहीं गया मगर उसके बदले में इनके ऊपर में कल हमला किया गया। दिल्ली पुलिस को बुलाया गया बाहर में जैसे हम लोग गुंडे हैं। देखिए ये प्रोटेस्ट कोई आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, एक हफ्ते से चल रहा है। तो जामिया प्रशासन अभी तक सो रहा था जबकि यहाँ पे पीसफुली जब इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि हमारा कभी भी इंडिया का रिलेशन जो था कभी भी इजराइल के साथ बहुत अच्छा नहीं था। फिलिस्तीन के लिए ये था कि हमेशा जिनोसाइड के खिलाफ जो वो हमेशा करता आया इजराइल, तो उसके खिलाफ यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम अवेयर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कर रहे थे प्रोटेस्ट। जो प्रोहिबिटेड लैंड्स हैं, एएसआई की ज़मीन है और जो वन विभाग की जो वो है, वो अगर किसी कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा एएसआई का है तो वो पूरी कॉलोनी को नहीं छोड़ देना चाहिए, उस एएसआई के टुकड़े को छोड़ के बाकी कॉलोनी को रेगुलराइज कर दें। उसी तरह से कहीं पे अगर कोई फॉरेस्ट का छोटा सा टुकड़ा है तो उस फॉरेस्ट के छोटे से टुकड़े को छोड़ दें, बाकी कॉलोनी को रेगुलराइज कर दें। उस छोटे से टुकड़े की वजह से पूरी कॉलोनी को बाहर नहीं कर देना चाहिए। और जो इन्होंने 3 कॉलोनीज को छोड़ा है, सो कॉल्ड पॉश कॉलोनीज को, हमारा सुझाव था कि रेगुलराइज करते वक्त एक ही पैरामीटर लगना चाहिए, इसमें कोई पॉश कॉलोनी नहीं है और कोई वो नहीं है, इन तीनों को भी रेगुलराइज करना चाहिए था। केंद्र सरकार ने जो भी उनके कारण रहे ये वाली बात नहीं मानी है। तो अब हम डिटेल्ड मसौदे का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी डिटेल्ड प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए। हम केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आगे की जितनी भी स्टेप्स बाकी हैं, हमने सुना है कि कोई बिल लेके आएंगे अभी पार्लियामेंट के अंदर, तो आगे की कार्रवाई जल्द पूरी कर ली जाए ताकि लोगों के हाथ में रजिस्ट्री चुनाव के पहले आ सके। दिल्ली में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई है। मगरिब से चलने वाली हवाओं की वजह से दिल्ली की आबो हवा बेहतर हुई है। गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले हवा के मयार इंडेक्स में 42 पॉइंट की कमी आई है, जबकि दिल्ली में धुंध छाई हुई है। वहीं हवा में नमी भी बढ़ी है, लेकिन दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में हवा की क्वालिटी अब भी तशवीशनाक बनी हुई है। दिल्ली में हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 ने। दिल्ली में सुबह और रात के वक्त अब हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी है, पर दिल्ली में ठंड का मतलब होता है खराब हवा। जी हाँ, बात कर रहे हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि दिल्ली की एयर क्वालिटी की। इस वक्त हम मौजूद है राजपथ पर, और अगर आज अभी इस वक्त की बात करें तो दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी बनी हुई है 218। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें राजपथ से, जो राष्ट्रपति भवन है तकरीबन यहां से 100 मीटर की दूरी पर है, पर धुंधलापन आपको साफ नजर आ रहा है, यानी कि जो वातावरण है उसमें स्मॉग की प्रेजेंस दिखने लग गई है, धुंधलापन दिखने लग गया है। इसी राजपथ पर दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो इंडिया गेट बेहद साफ नजर आता है, पर आप देख रहे हैं कि स्मॉग के चलते बेहद धुंधला नजर आ रहा है यहां से इंडिया गेट। बाकी इलाकों की अगर बात करें तो पूसा में जो स्थिति है वो फिलहाल मॉडरेट बनी हुई है, यानी कि 186 पर वहां पर एयर क्वालिटी है। लोधी रोड की बात की जाए तो 225 पर खराब स्थिति में बना हुआ है। डीयू, एयरपोर्ट, मथुरा रोड, इन सभी जगहों पर पुअर क्वालिटी जो है एयर की वो फिलहाल दिख रही है। नोएडा और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो एनसीआर भी खराब हवा से अछूते नहीं है। दोनों ही जगह नोएडा और गुरुग्राम में जो एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी यानी कि खराब स्थिति पर बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में बदमाशों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस एहलकारों और बदमाशों के माबैन तसादुम हुआ। इस झड़प में 2 बदमाशों को गोली लगी और 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि कनॉट प्लेस इलाके में कुछ दिनों से स्नैचिंग की वारदात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था, जिसके पेश नजर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे दिल्ली के शंकर मार्केट में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ये रास्ता दिखाते हैं। ये एक छोटी पुलिया है जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था स्नैचिंग जैसी वारदातों के लिए। इस रास्ते को जो फिलहाल आप पूरा रास्ता यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा एक सकरा रास्ता है। जो ये पतली सी गली है ये शंकर मार्केट होती आती है और इसके बाद ये रास्ता जो है वो कनॉट प्लेस से कनॉट प्लेस पर खुल जाता है। तो बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी थी, इनपुट के आधार पर पुलिस ने यहाँ
यहां पर अपनी टीमों को तैनात किया हुआ था। जानकारी मिलने के बाद यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से कई राउंड की फायरिंग हुई। ये फिलहाल आप जो स्पॉट्स यहां पर देख रहे हैं, जो गोले यहां पर बनाए गए हैं, ये जो बुलेट्स थी उनके निशान के ये फिलहाल सर्कल्स यहां पर आप देख रहे हैं और कई राउंड की फायरिंग हुई बताया जा रहा है। और इसके बाद जो 4 बदमाश यहां पर थे उनमें से 3 बदमाश हैं उनको पकड़ लिया गया। कई राउंड की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी। एक बदमाश फिलहाल फरार है। ऐसे में फुरकान नाम उस बदमाश का बताया जा रहा है और फिलहाल जो 3 बदमाश है उसमें से 2 अस्पताल में भर्ती है और एक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कौमी शाहराह के रुके काम को तेजी से पूरा करने के मुतालबे को लेकर दिल्ली में नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बघेल ने कहा कि बरसात और ठेकेदारों की कमी की वजह से काम में ताखीर हो रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि कामों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो बरसात के कारण से और कुछ ठेकेदारों के कमी के कारण से जो रुकी, उसके माननीय मंत्री जी के संज्ञान में मैंने लाया और बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उसमें विचार करके अधिकारियों को निर्देश दिया है और कुछ नए मार्ग हैं उसकी स्वीकृति के बारे में भी मैंने अनुरोध किया है। मैं हाईवे का मंत्री हूँ और सभी छत्तीसगढ़ भी भारत में आता है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, डेवलपमेंट अपनी जगह पर है और जो भी सीएम साहब ने हमको बताया, हमने हर काम को सुलझाने की कोशिश की। कुछ जगह लैंड एक्विजिशन के बारे में मैंने उनको कहा कि आप भी खुद रिव्यू करिए, हमारी समस्या है उसको आप सुलझाइए और हम पूरी तरह छत्तीसगढ़ में जो भी राज्य सरकार सीएम साहब हमको कहेगी पूरा काम करेंगे, मदद करेंगे। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज पर यौम तासीस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मुल्क की रूह तकसरियत में रहती है और अगर किसी पर ज्यादती होती है तो उससे मुल्क की रूह मजरूह होती है। बरहमी और गुस्से के इजहार से समाजी ताना बाना मुतासिर हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द आए दिन तशद्दुद के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं जो अदम एतमादी, खौफ और गुमराही के अंधेरे से जन्म लेती है। उन्होंने सेहतमंद जमहूरियत के लिए बातचीत पर खुसूसी जोर दिया। कल महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने हैं, लेकिन टीवी डिबेट में कांग्रेस का कोई नुमाइंदा न्यूज चैनल पर नजर नहीं आएगा। तफसीलात दे रही है हमारी नुमाइंदा रंजीता। पार्टी ने ये फैसला लिया है कि कल के डिबेट में जो भी टीवी चैनल में डिबेट दिखाया जाएगा उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे। ये फैसला कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ही लिया था। उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस के प्रवक्ता किसी भी टीवी डिबेट में शामिल नहीं होते हैं और इस नियम को कल भी कांग्रेस पार्टी लागू रखेगी। इसका मतलब किसी भी डिबेट में कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता स्टूडियो में या फिर अलग अलग जगहों पर टीवी डिबेट में शामिल होने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि एक डोर कांग्रेस ने खोल रखा है। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है वो ये कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो नेता उनके 1-to-1 एंकर से बात कर सकते हैं, उनसे उनके सामने पार्टी की राय रख सकते हैं, लेकिन किसी भी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हमारी हुकूमत बन रही है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हमने मजबूती से इलेक्शन में लड़ा है। अधीर रंजन चौधरी से बात की हमारे नुमाइंदा रंजीता ने। के उपचुनाव है, एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हरियाणा में बताया जा रहा है कि हंग असेंबली होगी, वहाँ कहीं सरकार बना जो है वो स्थिति आपकी अच्छी होगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सरकार बनाने वाली स्थिति नहीं है। क्या कहेंगे एग्जिट पोल पर? देखिए, रुक जाइए 2-4 दिन, सारे आप आमने सामने हम सबके पास आ जाएंगे। देखिए, हम कभी ये दावा नहीं करते थे कि अभी महाराष्ट्र, हरियाणा सब कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे में ला सकेंगे, ऐसा कोई दावा हमने नहीं किया, लेकिन हम पुरजोर कोशिश जरूर किए हैं। हमारा कोशिश में कहीं कोई खामियां नहीं हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान में आज एक अजीब किस्म के सियासी माहौल पैदा हो गए हैं, जहां सही बात करना मुश्किल होते जा रहे हैं,
सही सोचना मुश्किल होते जा रहे हैं। सरकार हर चीज़ पे, हर बात में अगर सरकार के खिलाफ छोटे मोटे कोई अगर आलोचना अगर किसी ने किया तो उनके तुरंत देशद्रोही बनाए जाते हैं, सारे मीडिया उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसी मतलब एक हॉस्टाइल सिचुएशन में, इसको कह रहे हैं कि हॉस्टाइल सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी जब पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार की शिकार करने पड़ी, उसके बाद घूम के वो खड़ा होके लड़ रहे हैं और हमारे पार्टी हरियाणा में, महाराष्ट्र में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लड़ते हैं। इसे मुझे सबसे बड़ा आनंद होते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा जो तकदीर, वो तकदीर ज़रूर बदलेगी और आस्ते आस्ते हिंदुस्तान के आम लोगों को जो मोहित होते जा रहे हैं मोदी जी की जादुई चाल में, वो मोहित होने का जो सिलसिला वो ख़त्म होगी और अगले दिन कांग्रेस के अलावा ये देश को सही ढंग से सबको साथ लेकर शासन करने के लिए आम लोग जरूर चुनेगी, ये जरूर मैं दावा कर सकता हूँ। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नोएडा के थाना 49 बरूला गांव में मुसाफिरों से भरी बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे बस में फैल गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते बस के तमाम मुसाफिर महफूज बाहर आ गए। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाया। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर आलोक खरे के तबादले पर उठे सवाल। लोकायुक्त की कार्रवाई में आलोक खरे के पास करोड़ों की जायदाद का हुआ था इंकिशाफ। ग्वालियर में ताजिर को गोली मारकर बदमाशों ने लूटे 4 लाख रुपए। बैंक में रुपए जमा करने आया था ताजिर। सावरकर को भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत हुई तेज। वजीर आला भूपेश बघेल ने मरकजी सरकार पर किया हमला। कहा, महात्मा गांधी का कातिल गोडसे सावरकर के नजरियात से था मुतासिर। असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर आलोक खरे के तबादले पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोक आयुक्त की कार्रवाई में आलोक खरे के पास करोड़ों की जायदाद का इंकिशाफ हुआ था, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। इस मामले पर वजीर बृजेंद्र सिंह राठौर का बयान आया है। उनका कहना है कि आलोक खरे पर मेहरबानी का सवाल ही नहीं उठता है। जिस दिन कार्रवाई होगी तो बड़ा इंकिशाफ, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। निश्चित रूप से लोकायुक्त का उनके यहाँ छापा पड़ा था और वहां से पत्र भी आया था, इसीलिए उनको वहां से जो मुख्य उसमें एसी के रूप में इंदौर में थे, उनको यहाँ पे भोपाल में अटैच किया गया है और इसके बाद लोकायुक्त की जांच पूरी होगी और चालान पेश होगा तो फिर जो भी नियम अनुसार। ग्वालियर में ताजिर को गोली मारकर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने बैंक के बाहर ताजिर को गोली मारी और 4 लाख रुपए लूट लिए। ताजिर बैंक में रुपए जमा करने के लिए आया था। ये वारदात सिटी सेंटर इलाके के पास हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की और जांच शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे सुशील ने जायजा लिया। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने आज एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में स्थित इस बैंक परिसर में आज एक गैस एजेंसी के मुनीम वासुदेव शर्मा 4.5 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए आए थे। जैसे ही परिसर में उन्होंने प्रवेश किया, उसके पीछे ही 3 नकाबपोश बदमाश बाइक से आए और उन्होंने कट्टा लहराते हुए मुनीम से लूट की वारदात को अंजाम दिया और इसी दौरान यहाँ उन्होंने भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की। इसी जगह उनको 3 गोलियां मारी गई है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो एक कारतूस है ये भी यहाँ पड़ा हुआ है और इस घटना के बाद तीनों नकाबपोश बदमाश फरार हो गए हैं और पुलिस को खबर लगते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और मामले की जांच की जा रही है। हम आपको बता दें कि ग्वालियर का ये सिटी सेंटर इलाका पोश इलाका माना जाता है। इस इलाके में एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट सहित तमाम वीआईपी दफ्तर है। ऐसे में
ये घटना कहीं न कहीं पुलिस और कानून व्यवस्था की जो लचर हालत है उसको बयां कर रही है। ये पहला मौका नहीं है कि जब सिटी सेंटर में इस तरह की वारदात हुई है। 2 साल के अंदर 4 से ज़्यादा बड़ी वारदातें हुई है, जो कहीं न कहीं पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े करती है। कैमरा पर्सन मोहित शर्मा के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आमिर खान की दंगल जैसी कहानी चल रही है। क्या अपने वालिद दारा खान के ख्वाबों को पूरा कर पाएंगी उनकी 2 बेटियां? देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी बेटियां क्या बेटों से कम हैं? गांव में बेटियों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। बड़ी बेटी 2 बार खेल चुकी है नेशनल। छोटी बेटी स्टेट टीम की है मेंबर। वालिद के ख्वाबों को पूरा करेंगी बेटियां। मारी छोरियां छोरों से कम है के? आमिर खान के दंगल फिल्म का ये डायलॉग हर किसी के जहन में अब भी है। हूबहू दंगल पार्ट 2 शिवपुरी जिला हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर बेआवान जंगल में वाक़े छोटे से गांव मझेरा में साकार हो रहा है। यहाँ पोल्ट्री फार्म चलाकर खानदान का गुजर बसर कर रहे किसान दारा खान 2 दहाई पहले खुद मध्य प्रदेश स्टेट टीम के होनहार खिलाड़ी थे। एक हादसे में दाहिने हाथ की 2 उंगलियां कट गई और हमेशा के लिए हैंडबॉल छूट गया, पर नहीं छूटा दारा खान का मुल्क के लिए खेलने का ख्वाब। दारा की 2 बेटियां मुस्कान और खुशी में जब उन्होंने हैंडबॉल के लिए एक अच्छे खिलाड़ी का टैलेंट देखा तो फिर से उन्हें अपने सपने नजर आने लगे। गांव में ही मैदान से लेकर जिम तैयार किया और खुद कोच बनकर बेटियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। जब मैं पढ़ता था उस वक्त मैं 3 बार हैंडबॉल में स्टेट खेल चुका हूँ और स्टेट टीम का कैप्टन भी रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो रहा था स्पोर्ट्स कोटे में हैंडबॉल के जरिए और 10 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग थी और 7 तारीख को मेरे साथ में ये हादसा हो गया कि मेरा हाथ जो है वो मशीन में चला गया एक्सीडेंट उसके जरिए। तो मेरा सपना बहुत अधूरा ही रहा। कब की बात है ये 97 7 मार्च 1997। बड़ी बेटी मुस्कान राजस्थान और हरियाणा में मुनक़िद नेशनल कंपटीशन खेल चुकी हैं, तो छोटी बेटी खुशी स्टेट टीम की मेंबर है। वालिद के साथ साथ बेटियों का ख्वाब है कि वो एक दिन हिंदुस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पर खेलें और मुल्क को गोल्ड मेडल दिलाएं। कि पापा को भी हैंडबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट उनकी उंगली में एक्सीडेंट होने के कारण पापा वो नहीं सच कर पाए। तो मैं चाहती हूँ उनका सपना पूरा करूँ और इस देश के लिए खेलूँ, ताकि जो पापा का अधूरा सपना रह गया है मैं उसको पूरा कर पाऊँ। दारा खान को जब भी मौका मिलता है वो अपनी बेटियों को दंगल फिल्म दिखाते हैं और बेटियों से मिसाल कायम करने की बात कहते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि आमिर खान की तरह दारा खान के सपने भी साकार हों और उनकी दोनों बेटियां ना सिर्फ उनका बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन करें। शिवपुरी से न्यूज़ 18 के लिए अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। सावरकर को भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने मरकजी सरकार पर हमला किया है। बघेल ने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल करने वाला नथुराम गोडसे सावरकर के नजरियात से मुतासिर था और सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल की साजिश में शामिल था, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से वो बरी हो गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक गांव में किडनी की बीमारी की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये इंतजामिया के तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। किडनी की बीमारी से मौत का सिलसिला जारी। बीमारी पर हो रही है सियासत। बीजेपी ने बताई सरकार की नाकामी। कांग्रेस ने किया पलटवार। क्या लीडरों के दौरे से खत्म होंगे मसाइल? छत्तीसगढ़ के सुपेबेड़ा में साफ पानी नहीं मिलने की वजह से लोगों को किडनी की बीमारी हो रही है। इस बीमारी से लोग दम तोड़ रहे हैं। यहाँ पानी के मसले को दूर करने के बजाय सियासत हो रही है। जहाँ बीजेपी ने इसे सरकार की नाकामी बताया है, वहीं वजीर सेहत का कहना है कि इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए लोगों को बेदार करना जरूरी है। पानी के कारण यदि बीमार पड़े, ये तो सरकार की असफलता है।
दूसरी बात उन्होंने जो कारण गिनाया है कि उड़ीसा से जो शराब आ रही है और उसको पीने के कारण में ये जो बीमार हो रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ के सरकार उड़ीसा के दारू को रोकने में असफल है? पहली बार मैं गया था तो स्थिति ये थी कि एक भी व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में नहीं आ रहे थे। अब एम्स में भी आ रहे हैं, डीकेएस में भी आ रहे हैं, रायपुर भी आ रहे हैं, कुछ संख्या बढ़ी है। फिर भी अभी भी लोगों के मन में है कि हमारे साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ किडनी के बीमारी से निपटने के लिए ठोस तरीके नहीं अपनाए जा रहे हैं। सूबे के वजीर सेहत के साथ साथ कई लीडर दौरा कर चुके हैं, मगर इन दौरों से जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया है। 15 साल जब इनको करना था तब तो लोगों ने किया नहीं। अब केवल उसमें राजनीति करना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम भी गंभीर हैं और वास्तव में वहाँ की जो समस्या है, जो किडनी की बीमारी से लोग ग्रसित हैं, इलाज होना चाहिए। सुपेबेड़ा में तो ऐसा है, जिम्मेदारी एक प्रकार से मेरी अकेले की नहीं है, पूरा शासन की है और कर रहे हैं उस जिम्मेदारी को, ऐसा नहीं है। बड़ी हैरानी होती है सुपेबेड़ा में दम तोड़ती जिंदगी के बीच सियासी जमीन मजबूत करते लीडरों को देखकर। हैरानी होती है तरक्की पजीर मुल्क में हिंदुस्तान में मजबूरी की इस तस्वीर को देखकर। और इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से है कि इतने खराब हालात के बाद भी कोशिशें सिर्फ कागजों पर की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।